बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में आज हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के हवाले से जो डिफरेंट चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं बाय द ऑर्गेनाइजेशन और एचआरडी प्रोफेशनल्स, उनको डिस्कस करेंगे। तो जो डिफरेंट चैलेंजेस हैं एचआरडी प्रोफेशनल्स के लिए, उनकी टाइप्स या उनकी नेचर वो वेरी करती है इन रिलेशन टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, रीजन्स और द परसेप्शन ऑफ द एचआरडी प्रोफेशनल। लेकिन जो आम तौर पे चैलेंजेस होते हैं वो वर्कफोर्स के हवाले से हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आपके सामने, चेंजिंग वर्कफोर्स डेमोग्राफिक्स। दूसरा है कंपीटिंग इन द ग्लोबल इकोनॉमी। तीसरा है एलिमिनेटिंग द स्किल्स गैप। चौथा है नीड फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। और जो लास्ट चैलेंज होता है आमतौर पे, वो है नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग। तो इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं कि चलें। सबसे पहले तो जो है वर्कफोर्स डेमोग्राफिक्स। तो ये चेंज चेंज होते रहते हैं लोगों के। जो वर्कफोर्स है उसकी एज वो ज्यादा हो जाती है, तो फिर उनको कैसे आपने मैनेज करना है, उनको कैसे ट्रेन करना है, उनकी डेवलपमेंट कैसे करनी है। जो यंगस्टर्स हैं उनकी ट्रेनिंग, उनकी डेवलपमेंट, उनकी हायरिंग, उनकी प्रमोशन, उसके जो जो नेचर है या जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिफरेंट है। इसी तरह से जो शहरी इलाकों से आते हैं उनकी डायनामिक्स और हैं। जो देहातों से आएंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनके काम करने का तरीका, उनका सीखने का तरीका, उनका लोगों के साथ इंटरेक्शन का तरीका, जो उनकी पर्सनल इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैं, जो शहरी लोग हैं और जो देहाती लोग हैं उनके समझने में, सोचने में और आपस में एक दूसरे के साथ मिलने जुलने में, काम को हैंडल करने में बहुत सारा डिफरेंस होता है। तो इसलिए जो एचआरडी प्रोफेशनल है और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको इन चीज़ों को देखना पड़ता है। इसी तरह से वर्कफोर्स डेमोग्राफिक्स में आता है मेल और फीमेल वर्कर्स। तो उनको कैसे हैंडल करना है, ये बिल्कुल ये एक डिफरेंट टास्क है मेल को हैंडल करना एज कंपेयर टू फीमेल। तो उनके लिए जो डेलिकेसीज हैं, जो डायनेमिक्स हैं, कम्प्लिकेशंस हैं, वो वेरी करती हैं मेल और फीमेल के लिहाज से। तो एक है एक्सपीरियंस वर्कर आप लेके आते हैं और एक है जो बिल्कुल नया है, उसको कैसे हैंडल करना है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो ये सारी चीजें जो एचआरडी प्रोफेशनल है उसको ये जहन में रखनी पड़ती हैं। दूसरा जो चैलेंज है वो है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है, जो ग्लोबल मार्केट है, वो ओवर टाइम और डे बाय डे और हर रोज हर गुजरते दिन के साथ वो चेंज होती रहती है। टेक्नोलॉजीज चेंज होती हैं, प्रोडक्ट की नेचर चेंज होती है, लोगों की डिमांड्स चेंज होती रहती हैं। तो उनके साथ आपने कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और अपने वर्कर्स को कैसे लेके चलना है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आप फर्ज करें अपने वर्कर्स को किसी एक खास प्रोसीजर और मेथड या टेक्नोलॉजी के ऊपर उनको ट्रेन करते हैं, वो बड़े उसमें एफिशिएंट हो जाते हैं। लेकिन जो आपका कंपेटिटर है, कोई और ऑर्गेनाइजेशन जो आपके सामने आपको compete कर सकती है, वो एक और नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लेते हैं। तो आपके लिए और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या एचआरडी प्रोफेशनल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि उस टेक्नोलॉजी को कैसे लेके आना है उस अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और जो आपके एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं उनको उस टेक्नोलॉजी के साथ कैसे कन्वर्सेंट या उसकी ट्रेनिंग कैसे देनी है, उसको चलाने का तरीका, उसको हैंडल करने का तरीका। तो ये बड़ा मसला होता है। इसी तरह से जो पुराने वर्कर्स हैं उनकी एजुकेशन लेवल या उनकी स्किल लेवल वो वेरी कर सकता है। तो आपको नए वर्कर्स हायर एजुकेशन के साथ और अच्छी स्किल्स के साथ वो हायर करना और ढूंढना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसी तरह से कल्चरल सेंसिटिविटी रिक्वायर्ड। तो बहुत सारे जो वर्कर्स हैं या जो इन्वायरमेंट है कल्चरल, वो वेरी कर रहा होता है कि आपने कौन से इशू को आपने हैंडल नहीं करना या कौन से इशू को आपने उसको इतना ज्यादा फोकस नहीं करना या उसको आपने इग्नोर करना है या उसको आपने हाईलाइट नहीं करना। मसलन मजहबी इशू है, जैसे आपने सियालकोट के अंदर आपने देखा तो
वो एचआरडी का बंदा था, मैनेजमेंट का बंदा था, तो उसने एक ऐसा इशू जो वर्कर्स हैं उनके साथ उसने रेज कर लिया कि उसके लिए बड़ा मसला हो गया। तो आप उनके कल्चर के ऊपर आपने जो वर्कर्स हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको कल्चर के साथ मैच करके लेके चलना है, तो ये बड़ा मसला होता है। फिर टीम इन्वॉल्वमेंट, तो कहीं पे वर्कर्स की जो आमतौर पे टेंडेंसी होती है वो इंडिविजुअल वर्क या छोटे ग्रुप में, तो जब नई टेक्नोलॉजी या डेवलपमेंट हो रही होती है ओवर टाइम, कंटिन्यूअसली चेंजेस आ रही होती हैं, तो फिर आपको टीम फॉर्मेशन करना वो बड़ा मसला होता है। जो एचआरडी प्रोफेशनल है, टीम को कैसे बनाना, बिल्ड कैसे करना है और उनसे काम कैसे लेना है, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और जो उनके एचआरडी स्पेशलिस्ट हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। फिर जो हर रोज नए नए प्रॉब्लम्स नई टेक्नोलॉजी के साथ नए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की वजह से सामने आते हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, ये भी जो ऑर्गेनाइजेशन है और एचआरडी प्रोफेशनल है उसके लिए ये बड़ा मसला होता है। फिर आपको आप देखते हैं कि कम्युनिकेशन के स्टाइल्स, उसकी टेक्नोलॉजीज, उसकी नेचर, ये ओवर टाइम चेंज होती रहती है। पहले आप लेटर लिखते थे, या फिर आप टेलीग्राम यूज करते थे, या आप बंदे को भेज के कोई पैगाम आप पहुंचाते थे, लेकिन अब आपके सामने है कि आपने ईमेल के साथ कैसे राब्ते में रहना है, आपने व्हाट्सएप के साथ, आपने सोशल मीडिया के साथ लोगों तक आपने इंफॉर्मेशन कैसे लेके, आपके पास कोई प्रोडक्ट हो लेकिन आप उसको मार्केट में और लोगों तक ना पहुंचा सकें, कम्युनिकेट ना सही कर सकें, तो ये बड़ा आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फेलियर का सबब बन सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन और बंदों को इस हवाले से ट्रेन करना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज और टास्क है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी आप जो बंदे हायर करते हैं वो आप इस तरह से उनको ट्रेन करें और इस तरह का इन्वायरमेंट आपको बनाना पड़ता है कि वो ओवर टाइम उनकी लर्निंग खुद ब खुद होती रहे। तो उसमें आप अगर ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लेके आते हैं तो फिर अपने वर्कर्स के स्टाइल को, उनके माइंडसेट को, उनके बिहेवियर को आपने नए सेटअप के साथ कैसे कन्वर्सेंट या उनके साथ कैसे मैच करवाना है। अगर टेक्नोलॉजीज चेंज होती हैं तो उस लिहाज से आपने वर्कर्स को और ऑर्गेनाइजेशन को आपने कैसे मॉडिफाई करना है। प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स और प्रोडक्ट की नेचर चेंज होती है, तो उसको कैसे आपने टेम करना है, और आपने जो नए जिद्दत हैं या जो नई जिद्दें हैं किसी भी प्रोडक्ट की, मसलन पैकेजिंग के हवाले से, एडवर्टाइजमेंट के हवाले से, या उसकी प्रमोशन के लिहाज से, वो जो चेंजेस हैं वो आपने कैसे अपने वर्कर्स तक और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसकी जो इंटीग्रेशन है उसको कैसे फैसिलिटेट करना है। प्रोसेसेस चेंजेस, मसलन किसी भी तरह का कोई प्रोसेस आप चेंज करते हैं, मसलन सैलरी का प्रोसेस है, उसको आप चेंज करते हैं तो लोगों को इस हवाले से कैसे आपने बताना है, उनको इस चेंज के साथ कैसे लेके चलना है। या इसी तरह आप जो मार्केटिंग का प्रोसेस है उसमें कोई चेंजेस लेके आते हैं, तो वर्कर्स को और ऑर्गेनाइजेशन को उस लिहाज से मॉडिफाई करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। या आप जो शिपमेंट आप करते हैं इनपुट के लिए, रॉ मटेरियल के लिए और आउटपुट के लिए, वो प्रोसेस आप अगर चेंज करते हैं तो लोगों को आप कैसे मॉडिफाई करेंगे, उनको कैसे ट्रेन करेंगे। तो इसके लिए सारी चीजों के लिए जो लोग हैं दे हैव टू चेंज, दे मस्ट चेंज। तो ये एक बहुत बड़ा टास्क है। देर इज आल्सो नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग। तो ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग के डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इसको भी लर्न करना चाहिए, हालात के मुताबिक अपने आप को डालना चाहिए और चेंज करना चाहिए। तो ये, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन आप देखते हैं कि वो लोगों के साथ मिलके बनती है, तो जब लोग नहीं चेंज होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं चेंज हो सकेगी। तो ऑर्गेनाइजेशन विल चेंज एज पीपल विल चेंज। तो जैसे लोग चेंज हो जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज होगी, और अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना है तो लोग जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनकी वर्किंग की नेचर, उनके इंटरेक्शन, उनका आपस में इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन है,
उसको भी आपने चेंज करना, उनकी स्किल्स को आपने चेंज करना है। तो उसके लिए ये 5 डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग को, यानी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ओवर टाइम कैसे ग्रो करती है, उसमें कैसे चेंजेस आती हैं, वो इन्वायरमेंट के लिहाज से, मार्केट के लिहाज से, डिमांड्स के लिहाज से, इनपुट की अवेलेबिलिटी के लिहाज से अपने आप को कैसे मॉडिफाई करती हैं, लर्न करती हैं जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं, और फिर कैसे वो अकॉर्डिंगली चेंज होती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग को हासिल करने के लिए ये 5 प्रिंसिपल्स हैं। उनमें सिस्टम थिंकिंग है, पर्सनल मास्टरी है, मेंटल मॉडल्स हैं, देयर आर आल्सो शेयर्ड विजन्स और टीम लर्निंग। तो ये 5 हमारे पास वो डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग को बहुत ज्यादा तेजी से फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो इसको हम एक फ्रेमवर्क के अंदर भी, जो एचआरडी प्रोसेस है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोसेस, उसको उसका एक फ्रेमवर्क है जिसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपस में मिली हुई हैं। तो अगर हम ये जो प्रिंसिपल्स हमने देखे हैं सिस्टम थिंकिंग, तो इसमें हम हमारे लिए क्या जो इश्यू है या जो हमारे लिए चैलेंज है वो ये है कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एज ए सिस्टम के तौर पे लेना है। तो सिस्टमैटिक, यानी सिस्टम का मतलब है कि अगर थोड़ी सी हम चेंज करें कि तो उसका असर बाकी जो कंपोनेंट्स हैं उन पे भी पड़ेगा। तो हमने उन सबको एक सिस्टम के तौर पे अंडरस्टैंड करना है और उनको सिस्टम के तौर पे हैंडल करना है। फिर हमने पर्सनल मास्टरी, फिर आप इंडिविजुअल लेवल पे आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हर जो डिफरेंट वर्कर है आपका, वो कैसे सीखता है, वो किस चीज से उसको मोटिवेशन आप दे सकते हैं, फलां बंदे को आप किस टाइम पे कहाँ पे भेज सकते हैं, कौन सा बंदा है जो मार्केट के अंदर सही काम कर सकता है, कौन सा बंदा है जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन में काम दे सकता है, कौन सा बंदा है जो अकाउंटिंग का मास्टर है। तो फिर इसके बाद मेंटल मॉडल्स हैं। जब आप बंदे एक खास जगह के लिए चुन लेते हैं तो फिर आप उनकी मेंटल कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, उनको आप उस जॉब के लिए ट्रेन करते हैं। कहीं पे अगर उनमें कोई मसला है तो उसको आप हल करने की कोशिश करते हैं, और उनकी जो खूबियां हैं उनको निखारने की, उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए आप उनकी ट्रेनिंग और उनकी उनकी आप साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी करते हैं, आप उनकी ऑर्गेनाइजेशनल, टेक्नोलॉजिकल, ये सारी चीजें आप कर रहे होते हैं। जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का ऑफिशियल है उसने ये सारी चीजें करनी होती हैं। इसी तरह से शेयर्ड विजन, तो जो ऑर्गेनाइजेशन का विजन है वो वर्कर्स का विजन होना चाहिए। तो इसको इस विजन को लेके जाने के लिए आपने अपने वर्कर्स को, जो आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स में काम कर रहे हैं वर्कर्स, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का प्रोफेशनल है, उसको ये प्रिंसिपल कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है और हमने इसको कैसे अचीव करना है, तो ये सब हर कंपोनेंट का, हर इंडिविजुअल का यही विजन होना चाहिए। और फिर टीम लर्निंग, जैसे हमने पहले बात की कि आप इंडिविजुअल्स को अगर ट्रेन करेंगे, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, तो शायद उसके ऊपर आपके रिसोर्सेज भी ज्यादा लगे, टाइम भी ज्यादा लगे, और उतनी ज्यादा लर्निंग ना हो। लेकिन अगर आप एक टीम के तौर पर उनको ट्रेन करेंगे, उनको सिखाएंगे, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप जो आउटकम है वो जल्दी जल्दी हासिल कर सकते हैं। तो जो फ्रेमवर्क एचआरडी प्रोसेस का है उसमें ये 4 कंपोनेंट्स हैं मेजर, या स्टेजेस आप कह सकते हैं या फेजेस कह सकते हैं। तो किसी भी एचआरडी प्रोसेस या एफर्ट के लिए ये 4 फेजेस का होना और उनका कंप्लीट होना वो बहुत जरूरी है। उनमें सबसे पहले है कि नीड असेसमेंट, फिर डिजाइन, फिर इम्प्लीमेंटेशन, और आखिर में इवेल्युएशन। तो नीड असेसमेंट में क्या है कि हमें किस तरह के बंदे चाहिए, किस तरह की जॉब वेकेंट है। और फिर जो एचआरडी का जो सेकंड कंपोनेंट है या सेकंड फेज है, उसमें आप उनकी डिजाइन, कौन सा बंदा कहाँ पे प्लेस होगा, कौन सा बंदा किसको रिपोर्ट करेगा, कौन सा बंदा किसको फीडबैक देगा, कौन सा बंदा उन दोनों में कम्युनिकेशन के लिए काम देगा। फिर ये सारा आपने डिजाइन एक बनाना है। तो
इस डिजाइन को आपने तीसरी स्टेज पे आके इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट करने के बाद आखिरी स्टेज है, आप इवेल्युएट करते हैं कि आपने ये जो चेंजेस किए हैं, आपने ये जो नई आपने डेवलपमेंट की है, उसका असर क्या हुआ आपकी सेल्स पे, आपकी आउटपुट पे, आपके पब्लिक रिलेशंस पे, आपकी मार्केटिंग पे, और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे और एफिशिएंसी पे। तो इन चीजों को देखने के लिए आप इवेल्युएशन करते हैं, उसके डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। तो ये है हमारा एचआरडी प्रोसेस का एक मॉडल, जिसमें हमने कहा नीड असेसमेंट, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, फिर डिजाइन, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन, और लास्ट में इवेल्युएशन। तो नीड असेसमेंट के लिए यू यू असेस नीड्स, क्या जरूरतें हमारी क्या क्या हैं, उनको नीड्स को आप फिर प्रायोरिटाइज करते हैं कि सबसे पहले कौन सा बंदा होना चाहिए, या कौन सी वैकेंसी या कौन सी जॉब सबसे पहले फुलफिल होनी चाहिए। तो उनको आप प्रायोरिटाइज करते हैं। तो प्रायोरिटाइज करने के लिए आप ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं, आप लेसन प्लान करते हैं कि जो आपने बंदों की ट्रेनिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपने देखे, तो आप आपका वो ऑब्जेक्टिव आपने डिफाइन किया, फिर आप लेसन प्लान डेवलप करते हैं, और फिर आप जो मटेरियल है, लर्निंग मटेरियल, वो आप डेवलप करते हैं या हासिल करते हैं कहीं से। फिर आप ट्रेनर लेके आते हैं जो उनको ट्रेन करेगा या लीड करेगा। फिर सिलेक्ट मेथड्स एंड टेक्निक्स, फिर आपने मेथड चूज करना है कि कौन से मेथड के साथ उनको ट्रेन करना है, उनकी डेवलप एचआरडी उनकी करनी है। तो उसमें लेक्चर हो सकते हैं, पावर पॉइंट हो सकता है, आप ऑनलाइन उनको करना है, या आपने ऑन द साइट ट्रेनिंग करनी है, या ऑफ द साइट ट्रेनिंग करनी है, वो कौन से मेथड्स हैं। और फिर शेड्यूल द प्रोग्राम और इंटरवेंशन। तो फिर आपने इसका शेड्यूल के मेथड के बाद ये वाली ट्रेनिंग कब होगी, कितने अरसे बाद होगी, कितने बंदे इसमें इन्वॉल्व होंगे, क्या टाइमिंग होगी। तो ये सारा ये है डिजाइन। फिर आपने इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंटेशन करना के लिए आप डिलीवर द एचआरडी प्रोग्राम और इंटरवेंशन, तो वो फिर आप डिलीवर करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। और इवेल्युएशन के लिए आपने इवेल्युएशन क्राइटेरिया सिलेक्ट करना है, इवेल्युएशन डिजाइन सिलेक्ट करना है। पहले की क्राइटेरिया क्या होगा, फिर उस इवेल्युएशन को हासिल करने के लिए आप कौन सा डिजाइन आप डेवलप करेंगे। फिर you also need to conduct evaluation of program or intervention। फिर जो हमने एचआरडी प्रोग्राम लॉन्च किया, उसको देखने के लिए कि क्या वो अच्छा था या ठीक था या बुरा था, या उसकी आउटकम कैसी है, उसके लिए आपने एक प्रोसेस डेवलप करना है, एक क्राइटेरिया या इवेल्युएशन मैकेनिज्म आपने बनाना है। और एट द एंड आप रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करेंगे, और रिजल्ट्स की बेसिस पे फिर आप अपनी जो नीड्स हैं फर्दर फ्यूचर ट्रेनिंग के लिए, वो फिर आप प्रायोरिटाइज करेंगे। तो ये है एचआरडी प्रोसेस फ्रेमवर्क, जिसमें बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। तो उनमें ये पहला जो हमने कहा नीड असेसमेंट फेज, तो ये किस लिए यूज होती है, इसका मकसद है वी नीड टू एड्रेस सम नीड और गैप विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो हम इसमें देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इदारे के अंदर क्या क्या जरूरतें, जरूरियात कौन सी हैं और गैप्स कौन सी हैं। उसके लिए हम एचआरडी प्रायोरिटीज जो है वो क्या होनी चाहिए, वो एस्टेब्लिश करते हैं। फिर हम स्पेसिफिक ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं, और इवेल्युएशन क्राइटेरिया हम डिजाइन करते हैं। डिजाइन फेज में जैसे हमने पहले भी बात की, हमने ये देखना है कि कौन ये ट्रेनिंग देगा, कौन ये प्रोग्राम चलाएगा। फिर जो प्रोग्राम के डिफरेंट कंटेंट्स हैं, उसका जो मटेरियल है वो क्या होगा, कौन डेवलप करेगा, और फिर कौन उसको डिलीवर करेगा और कब डिलीवर करेगा, शेड्यूलिंग दी ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम कब, कितने अरसे के बाद, कितने लोगों को, कब और कहाँ पे वो दिया जाएगा। तो ये डिजाइन फेज है। इम्प्लीमेंटेशन में आप वो लेक्चर या ट्रेनिंग आप शुरू कर देते हैं, उसमें लोगों को आप एक्चुअली ट्रेन करते हैं, उनको उनकी मेंटल, उनकी साइकोलॉजिकल, उनकी
ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को आप इम्प्रूव करने के लिए एक्चुअल ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और ये है इवेल्युएशन फेज। तो इसमें हमने देखना है कि हमारा जो प्रोग्राम था वो कितना इफेक्टिव था। तो उसके लिए हम फिर देखते हैं कि शुड वी कीप आर चेंज प्रोवाइडर्स। तो हमें जो चेंज हमने की, हम लेके आए, क्या वो उसी तरह से होनी चाहिए या उसमें चेंजेस लेके आए? क्या इसको ये वाली ट्रेनिंग हमें ये वाली ट्रेनिंग या ये वाली जो कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप है या जो प्रोग्राम है, ये दोबारा हमें करना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे जो वर्कर्स हैं वो इतने ज्यादा नहीं सीख सके। तो व्हाट आर दी ट्रू कॉस्ट? तो तीसरा जो कंपोनेंट है इवैल्यूएशन का, हम देखेंगे इस पे हमारा खर्चा क्या हुआ और आउटकम क्या हुई, एंड कैन वी डू इट एन अदर वे। तो क्या ये वाली जो ट्रेनिंग है या स्किल डेवलपमेंट है, इसको किसी और तरीके से हम कर सकते हैं? मसलन किसी फार्म को हायर करें या इनको बाहर किसी मुल्क में भेजें। तो ये डिफरेंट जो प्रायोरिटीज हमने एट द लास्ट स्टेज के ऊपर देखी, तो उसको उसको इफेक्टुएट करने के लिए ये भी हम देख रहे होते हैं कि क्या इसका कोई और तरीका हो सकता है या नहीं, कि HRD इज वेरी इंपॉर्टेंट और इट शुड नॉट बी लेफ्ट टू अमेच्योर्स। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और ये किसी आम छोटे मोटे बंदे का या किसी हेड का जो जो इतना ज्यादा मेच्योर ना हो उसका ये काम नहीं है। तो HRD शुड बी ए रेवेन्यू प्रोड्यूसर, नॉट ए रेवेन्यू यूजर। तो आप जो HRD प्रोसेस है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसके वजह से आपका रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, ना कि आपका रेवेन्यू इसके ऊपर यूज होना चाहिए HRD के ऊपर। तो इसी तरह से जो HRD है, इट शुड बी ए सेंट्रल पार्ट ऑफ ए कंपनी। ये किसी भी कंपनी का बिल्कुल मेन मेन एक कंपोनेंट होना चाहिए, जो कि आपकी कंपनी की सक्सेस को बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से वो आगे लेके जा सकता है। तो यू नीड टू बी एबल टू टॉक मनी। तो जब आप HRD कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको कास्ट का भी उसका भी मद्देनजर रखना पड़ता है, और रेवेन्यूज को भी आपने मद्देनजर रखना है, ताकि कल को उसकी जो इवेल्युएशन आपने करनी है उसके लिए आपको सही तरीका से मटेरियल मिल सके।